हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएस एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम लोग आज नया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ गए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को ना देर करते हुए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जो है हमने फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व किया था। आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो आप जानते हो ऑप्शन ही आता है, तो ऑप्शन ही दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें लिखा है मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, मीथेन का आपका जो है संरचना वाला सूत्र है। तो आप जानते हो मीथेन नाम से ही स्पष्ट है, मीथेन ऐसे लिख लीजिए। और मेथ कब आता है? जब सी की संख्या 1 होगी। तो और सी की संख्या 1 होगी, यहाँ पे एन लिखा है तो एल्केन ग्रुप है, तो यहाँ पे एल्केन का फार्मूला लिखा दीजिए। तो यहाँ पे जिसमें CH4 आता होगा वो आपका क्या है? मीथेन है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो दूसरा विकल्प है आपका वो सही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें सजातीय श्रेणी में पहला ऑप्शन दिया है। देख लीजिए सारे ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। देखिए पहला जो है लिखा है C4 C2H4, फिर CH4 है। दूसरा है CH4 C2H6 है। तीसरा है आपका C2H6 और CH3OH। चलिए आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका C2H4 C2H2। चलिए सजातीय श्रेणी भी हमने आपको बताया। सजातीय श्रेणी जो है क्रियात्मक समूह या कहा जाए जो आपके एल्किल ग्रुप है उनको जो है बांड CH2 के आधार पर, जब बांड CH2 के अंतर पर एडजस्ट किया जाएगा तो आपकी सजातीय श्रेणी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बांड CH2 का अंतर है। देखिए ए आपका एल्केन है, ए आपका एल्कीन है। ठीक है, एल्केन और एल्कीन इसका कोई तालमेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए आपका एल्केन है, दूसरा वाला ऑप्शन ए भी आपका एल्केन है। तो यहाँ पे देखिए एल्केन का है पहला मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, दोनों में अंतर कर लीजिए तो आप देख रहे होंगे बांड CH2 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है आपका, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। आगे देख लेते हैं कैसे गलत है। यहाँ पे देखिए C2H4 है, C2H6 है, ए तो एल्केन है लेकिन ये आपका एल्कोहल आ गया है, तो 2 क्रियात्मक समूह आ गए। यहाँ पे भी 2 क्रियात्मक समूह आए हैं और यहाँ पे भी 2 क्रियात्मक समूह आ चुके हैं, क्योंकि ए एल्काइन है और ये आपका एल्कीन है। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है ए आपका जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं अगला क्या है। तो इसमें लिखा है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो लेड का मतलब होता है भैया, लेड आप जानते हो, लेड का मतलब होता है Pb। ठीक है, Pb को हम लोग कहते हैं लेड, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब 2 होता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। तो NO3 है तो आप जानते हो पहले वाले की संयोजकता दूसरा वाला दर्शाता है और दूसरे वाले की संयोजकता पहला वाला दर्शाता है। तो इस NO3 की संयोजकता 1 होती है या 1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे जो है ए 1 हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा 2। तो इसमें से जिसमें लिखा होगा PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा होगा वही आपका ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन ही आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट लिखा है, HNO3 है। तो चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है तीसरा क्वेश्चन, जो आपका चौथा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का pH मान, तो भैया आप जानते हो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल एक उदासीन है तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो हमने आपको बताया था pH मान की खोज किसने की है? वैज्ञानिक सोरेनसन या सोरेनसन ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंटीमनी है। तो एंटीमनी है, तो एंटीमनी है क्या आपका? तो आप जानते हो ये चैप्टर जो है धातु, अधातु और उपधातु का है। तो इसमें एंटीमनी में देखिए आपका 4 विकल्प है, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। जो एंटीमनी होता है आपका मिश्र धातु नहीं है, एलॉय नहीं है। मिश्र धातु वे होते हैं जो 2 धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाए? उपधातु। ठीक है, तो ना आपका धातु है एंटीमनी ना अधातु, तो ये आपका क्या है? उपधातु। उपधातु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी मेटल या मेटलाइट। ठीक है, तो आपका जो एंटीमनी है आपका एक प्रकार का उपधातु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है एक समीकरण दिखाई दे रहा होगा, इसमें से बोला गया है इस समीकरण में जो खाली स्थान है इसको भर लीजिए। तो समीकरण हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समीकरण यहाँ पे लिखा है, तो देखिए CH3COOH, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है C2H5, फिर यहाँ पे लिखा है OH, फिर यहाँ पे लिखा है सांद्र है, ठीक है, सांद्र को हम लोग कांस्य कहते हैं। यहाँ पे H2SO4 है। अब उसके बाद यहाँ पे डैश का चिन्ह बना है, फिर यहाँ पे लिखा है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने बताया था आपको एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। बेस क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ, OH नेगेटिव। जब अम्ल और क्षार, ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं इंग्लिश में। और साल्ट के साथ क्या बनता है, जल। तो जल यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH, तो जल निकल जाएगा। तो बचा क्या, CH3COO C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो आपका देख लीजिए कौन सा विकल्प है, तो ये आपका तीसरे नंबर का विकल्प आपका जो है सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि जो है दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे IPSC नाम। तो IPSC नाम जो है, इसमें लिखा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बनाइए, ठीक है। कौन सा सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है आपको। और किसका किसका संरचना सूत्र बनाना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ से बना लेते हैं। पहला आपका है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एथेनोइक अम्ल। कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। चलिए, आप जानते हैं एथेनोइक अम्ल मतलब ओइक अम्ल किसमें लगता है, जिसमें COOH जुड़ता है। क्या जुड़ता है, COOH जुड़ता है, उसमें क्या लगता है, एथेनोइक अम्ल लगता है। तो यहाँ पे देखिए COOH तो जुड़ गया है, तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पे, आप देखिए एथेनोइक तो हो गया। ओइक अम्ल कब लगेगा, जब COOH लगेगा। तो एथ कब जुड़ता है, जब कार्बन की संख्या 2 हो। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 ही है। तो 1 यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, तो 2 हो गई। तो 2 हो गई, तो अब कार्बन में चतुर्संयोजकता का रूल पाया जाता है। तो चतुर्संयोजकता पूरी करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बना, एथेनोइक अम्ल। CH3 बॉन्ड COOH का फार्मूला जो है, संरचना सूत्र यही होता है, CH3COOH, ठीक है। संरचना बनाना होगा तो आप यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर उसके बाद C, यहाँ पे आप O कर लीजिए, यहाँ पे आप OH कर दीजिए, ठीक। ये आपका था संरचना। तो अगला है आपका मेथेनैल, ठीक है, नैल या मेथेनल। तो दूसरा आपका था मेथेनैल। इसी को हम लोग कहते हैं, हम खुद ही बता दे रहे हैं आपको, इसको हम लोग कहते हैं मेथेनल। क्या कहते हैं, नल। अब नल जिसमें अल जिसमें लगता है, उसमें क्या लगता है, बाण CHO। क्या लगता है, CHO लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेथ लिखा है, तो मेथ कब लगता है, जब 1 कार्बन होगा। तो यहाँ पे तो 1 कार्बन पहले से ही है, तो कितने, तो बताया गया है आपको हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जो इसमें CH बॉन्ड पाया जाता है। तो जो बॉन्ड बचा है उसके H से साथ जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, HCHO को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनैल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनैल या मेथेनल। चलिए अगला देखते हैं भैया। आगे है, तीसरा है आपका 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 1-क्लोरोप्रोपेन क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन जो है आपका, देखिए तो यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है C की 3 संख्या। चलिए अब आगे देखिए, अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। तो यहाँ पे 1 पे क्या लगा है, क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या होता है, Cl होता है। क्या होता है, Cl। तो यहाँ पे 1 पे Cl जुड़ गया। अब जितने जो चीज़ें बची हैं सारे को कार्बन से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 कार्बन लगेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो ये आपका किसका फार्मूला बना, 1-क्लोरोप्रोपेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अगला है नाइट्रोमेथेन। क्या लिखा है, नाइट्रोमेथेन। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोमेथेन। अब ये जो नाइट्रोमेथेन है आपका, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोमेथेन, तो देख सकते हैं आप
तो नाइट्रो शब्द कब लगता है? जब NO2 लगता है। ठीक है, क्या लगता है? NO2 लगता है तो ये आपका क्या आता है? नाइट्रो आता है। अब जब नाइट्रो आता है तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे मेथेन लिखा है। क्या लिखा है? मेथेन लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे C की संख्या कितनी है? मेथ कब लगता है? जब C1 रहता है, तो C1 हो गया। इसी में आप NO2 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? NO2 जोड़ दीजिए, तो ये नाइट्रो हो गया। अब यहाँ पे कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया? नाइट्रोमेथेन का। किसका फार्मूला होगा भैया? नाइट्रोमेथेन का। चलिए हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए तथा उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब होता है उपयोग। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है भैया? वैद्युत रासायनिक श्रेणी जान लीजिए आप। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, या कहा जाए मानक इलेक्ट्रोड क्षमता के आधार पर तत्वों को जो है, या तत्व को कहा जाए, तत्व तो अधातु और धातु सब आते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड क्षमता के आधार पर धातुओं को एक क्रम में रखा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की जो 2 खासियत थी, ये थी कि जो धातु जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव थे। ठीक है, जो धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव थे, तो वो जो है यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन लिख लीजिए और नीचे ऊपर आप ऐसे कर लीजिए। तो जो धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव थे, ठीक है, तो वो रिएक्टिव जो थे, मोर जो रिएक्टिव थे, और नीचे रखे गए हाइड्रोजन के। और जो लेस रिएक्टिव थे, कौन से? जो हाइड्रोजन से, जो धातुएं हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव थी, उसे उस श्रेणी में क्या किया गया? ऊपर की ओर रखा गया था। ठीक है ना। तो इससे हम जो क्या करते हैं, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव या क्षमता को ज्ञात करते हैं, और जो है उसकी क्षमता को ज्ञात करते हैं, या रिएक्टिविटी जो सीरीज है आपकी, उसकी हम लोग प्रबलता को देखते हैं, कौन सा धातु जो है कितना सक्रिय है, या कौन सा धातु कितना रिएक्टिव है। ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है कैसे व्यवस्थित की गई? तो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव थे, वो जो है ऊपर की ओर रख दिए गए, हाइड्रोजन के ऊपर रख दिए गए, और जो मोर रिएक्टिव थे, हाइड्रोजन के क्या कर दिया गया? नीचे रख दिया गया। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे सीरीज बना दे रहे हैं। तो पहले Li था, K है, Ba है, और Sr है, Ca है, Na है, Mg है, Al है, और Mn है। यहाँ पे Zn है, Cr है, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pbh। तो ये जितने थे, ये जितने आप आगे लिखे गए हैं, ये सारे जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव थे। ठीक है। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव थे, तो इसको ऊपर रख दिया गया। और जो अब लिखे जा रहे हैं, जैसे Cu हो गया, Hg हो गया, और Ag हो गया, और Pt हो गया, और Au हो गया, ये सारे जो है, ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव थी, इनको जो है इसीलिए जो है यहाँ पे रखा गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मिश्र धातु किसे कहते हैं। भैया आप लोग जानते हो मिश्र धातु किसे कहा जाता है? जो मिश्र धातु होता है, वो जब आप 2 धातुओं को आपस में मिलाओगे, तो 2 धातुओं को आपस में मिलाने के बाद आपका क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है? मिश्र धातु। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? आपका मिश्र धातु बनता है। और मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु की इंग्लिश होती है एलॉय। एलॉय जो है उपधातु नहीं है आपका। ठीक है। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो एलॉय होता है आपका, उसमें वो जो है धातुओं से मिलकर बना होता है। तो हमें जो है कॉपर के 2 धातुओं का नाम लिखना है। तो कॉपर जो 2 धातु बनाता है, पहला नंबर तो पीतल बनाता है। ठीक है। पहला जो धातु है कॉपर, तो कॉपर पीतल बनाता है। कॉपर में जब हम जो कॉपर के साथ जिंक मिला देंगे तो आपका पीतल बन जाएगा। ठीक है।
तो जब आप कॉपर के साथ जिंक मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो है पीतल बन जाएगा। और कांस्य कब बनेगा, जब आप जो है कॉपर के साथ साथ टिन मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा, कांस्य पदक। कांस्य पदक आपने सुना होगा, कांस्य पदक का नाम। तो कॉपर के दो, जो आपके कॉपर के दो मिश्र धातु यही हैं, हमने आपको बता दिया। पहला आपका पीतल है, दूसरा आपका कांस्य है। जब आप कॉपर में टिन मिला दोगे तो कांस्य बन जाएगा। जब पीतल जो कब बनेगा, जब कॉपर में आप जड़ मिला दोगे तो पीतल बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। तो आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो पहला यौगिक दिया है आपका HCHO। क्या दिया है, HCHO। HCHO को हम लोग कहते हैं मेथेनैल। क्या कहते हैं, मेथेनैल। या कहा जाए C1 है, यहाँ पे C1 के लिए मेथ लगता है और CHO लगा है तो अल लगेगा। तो हमने कहा एल्कीन, एल्केन, एल्काइल, तीनों को छोड़कर सारे में मेथेन लिखा करो पूरा, और उसके साथ साथ जो क्रियात्मक समूह लगा हो उसको जोड़ दो तो आपका नाम आ जाएगा। तो मेथेन प्लस अल, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, मेथेनल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में आईपीएसी नाम जिसका लिखना है, यहाँ पे लिखा जा रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन आप टोटल काउंट कर लीजिए। तो 3 है, 3 के लिए क्या रखता है, प्रोप लगता है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है। तो ये प्रोपीन हो गया। और पहले वाले कार्बन के बाद था तो 1 लगा। तो अब ये 1 क्यों लगा, ये जानते हो आप, हमने बताया था आपको कि जो गांव होता है, गांव में बहुत सारे घर होते हैं। तो उस गांव में बहुत सारे घर हैं, तो आपके घर की पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। चलिए हम लोग अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपको जो है लिखा है कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कार्बन की संयोजकता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। फिर आपको बताना है संयोजकता कितनी होती है। तो फिर आपको बताना है कार्बन की संयोजकता बताने के बाद पूरा कार्बन का वर्णन करोगे कि इतने % जो है भूपटल पे पाया जाता है, इतने % आकाश में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको सचित्र वर्णन करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 या ऑक्सीडेशन नंबर +4 या -4 होने के कारण, या संयोजकता 4 होने के कारण वो जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो संयोजकता 4 होने के कारण 4 बॉन्ड बनाता है। और जो है चारों बॉन्ड की एक खासियत है कि सारे बॉन्ड जो है सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ जो धातु है आपकी या तत्व है वो कार्बन ही है। तो कार्बन में कौन सा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और जो श्रृंखलन का गुण होता है वो सहसंयोजी बॉन्ड से आता है। ठीक है ना। तो कार्बन में कार्बन की 4 संयोजकता होती है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड बनाने के जो 4 बॉन्ड बनाता है उनके बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री जो है देखने के लिए बनाया जाता है। उनके बीच का जो कोण होता है 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनाता है। कितने अंश का, 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनाता है। हम लोग जो है पटरी और पकाल लेके हर बार नाप के नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग उसको 90 डिग्री पे जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो चारों सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा। तो आपको फिर लिखना पड़ेगा सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है। तो आप बताओगे जो सहसंयोजी बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा बनता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे, तो इतने में आपका जो है पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, यही है आपकी कार्बन की संयोजकता। ठीक है, संयोजकता पे संक्षिप्त टिप्पणी। तो चलिए हम लोग अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है भैया बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, क्या लिखना है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। पहले आप रासायनिक नाम और अणुसूत्र ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए भाई, पहले आप देखिए खाने वाले सोडा का नाम हो, यहाँ पे लिखिए फार्मूला लिख लीजिए। खाने वाले सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये तो आपका बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा के साथ साथ आप जानते हो इसको क्या कहते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। चलिए
तो जानते हैं हम लोग संक्षिप्त वर्णन में है, तो इसको लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। तो अणुसूत्र तो ए तो आपका हो गया, ए इसी को कहते हैं अणुसूत्र। अब अणुसूत्र का इसका जो है हम लोग नाम लिख लेते हैं। नाम तो आप जानते हो, रासायनिक नाम क्या होता है, हमने बताया था ना यहाँ पे। इसमें कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है पहले, तो आप सोडियम लिखिए, सोडियम लिख लिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, CO3। CO3 को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। अब CO3 था, कार्बोनेट जुड़ा, Na था तो सोडियम जुड़ा। अब H से बीच में जोड़ा गया है, किससे, H से। तो हमने बताया था आपको कि जब H से कोई भी चीज जुड़ी होती है तो वहां पे बाई लगता है, और जब आपका ऑक्सीजन से कोई चीज जुड़ी होती है तो वहां पे ऑक्सी लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आया। अब हम लोग चलिए बनाने की विधि भी देख लेते हैं। इसमें बोला नहीं लेकिन हम आपको बनाने की विधि भी बता देते हैं। बनाने की विधि तो देखिए, बनाने की विधि में आपको हमने बताया था कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो वह उत्पाद में लिखी जाती है। अब रिएक्टेंट में हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, वो धावन सोडा से बनाया जाता है या सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। जब आप सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 को H2O के साथ और CO2 की उपस्थिति में, ठीक है, Na2CO3 को H2O के साथ CO2 की प्रेजेंस में आप गर्म करोगे तो आपका क्या बनेगा, NaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा। समझ में आया। अब समझ में आ गया है तो आपके चलिए, अब आपसे इसमें पूछा गया है लास्ट में, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होगा। तो जब गर्म करोगे आप, तो बेकिंग सोडा को आप गर्म कर रहे हो, मान लो NaCO3 को आप गर्म कर रहे हो, तो जब भी आप NaCO3 को गर्म करोगे तो आपका क्या बनेगा, Na2CO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे CO2 है, मतलब CO3 है तो CO2 भी मुक्त होगा, तो यहाँ पे CO2 भी बनेगा। इसके साथ साथ क्या बनेगा, जल भी बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखा था, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। तो क्या होता है हमने बताया आपको, जब आप गर्म करोगे तो Na2CO3 बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इसके अथवा में करके क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो हम लोग अथवा में वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला। आगे लिखा है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो भैया आप जानते हो, तो द्विविस्थापन अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको डुअल डिस्प्लेसमेंट भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन आर टू आर मोर देन सब्सटेंस एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट टू आर मोर देन प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपके जो कंपाउंड है, यौगिक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक क्रिया करके आपस में 2 आर मोर देन सब्सटेंसेस बनाते हैं, 2 ही सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जब आपके 2 यौगिक आपस में क्रिया करके 2 ही उत्पाद बनाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, आपका ये आपकी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो मतलब आपका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे हो गया CH3COOH प्लस C2H5OH। इसमें देखो 2 यौगिक हैं, जब 2 यौगिक आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में क्रिया करने के बाद क्या बनाए हैं, CO2। ठीक है, when 2 compounds react with each other and after forming product, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है H2O। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या 2 यौगिक आपस में क्रिया करके 2 ही उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया। फिर से बता दे रहे हैं, 2 यौगिक आपस में क्रिया करके 2 ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है,
तो आपका क्या कहलाता है, ऐसी रिएक्शन आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इस तरह की रिएक्शन में केवल क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये जानते रहना आप, द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, चलिए उदासीनीकरण आपसे पूछ लिया गया। ये ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उदासीनीकरण पूछा तो उदासीनीकरण को कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन एसिड एंड बेस react with each other after reaction form product salt and water. This type reaction is known as neutralization reaction। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, आपस में जो है रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर बनाएंगे, तो आपका क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता दे रहे हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, आपस में अपक्रिया करके साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण के साथ जल बनाएंगे, तो ये आपकी अपक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण कहलाएगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण। उदाहरण देख लीजिए आप, ए अम्ल है, ए क्षार है, क्या बनाया है, साल्ट बनाए, और ए वाटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है भैया योगात्मक अपक्रिया बताइए आप। ठीक है, लास्ट। तो योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, तो योगात्मक अपक्रिया को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, योगात्मक अपक्रिया को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वन आर या कहा जाए टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ each other and after forming product single product। ठीक है, after forming single product this type reaction is called combination reaction। जब आपके जो है यौगिक जो है क्या करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक, मान लीजिए ए एक यौगिक है, बी एक यौगिक है और सी भी एक यौगिक है, आपस में क्रिया करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। एक रियल उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये आपका एथिलीन हुआ, एथिलीन में जब हम लोग CH2 जोड़ देंगे, H2 जोड़ देंगे, तो H2 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्केन। ये आपका कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी एडिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।